यंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफएससी 2025 के अंदर पॉलिटी के जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके के वो क्वेश्चन थे, क्या सोल्व किए जा सकते थे, कौन से सोर्स से जो क्वेश्चन आए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या पॉलिटी का रेलेवेंस घट गया अब आगे आने वाले टाइम पे, क्या आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन सब क्वेश्चन के आंसर भी मैं जो है आज की इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में टोटल जो है आप देखोगे, वैसे जो है सब लोग 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, मैंने भी 4 ही बताए थे, बट 2 क्वेश्चन और एडिशनल मुझे मिल गए जिसको हम पॉलिटी के अंदर ही डालेंगे। रीजन मीइंग, ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्योरली जो है एक्ट के बेसिस पे, अब हिस्ट्री में भी डल सकते हैं क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से पॉलिटी में डलने चाहिए। तो टोटल जो है 6 क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटी के आए हैं इस बार। ठीक है, पहले जो है कंपेरेटिवली आप देखोगे लास्ट के 2-3 सालों से जो इसका वेटेज घटता हुआ जा रहा है। 2023 से पहले के जो एग्जाम हुए थे आपके 18 से लेके जो 23 तक के एग्जाम थे, वहां पे पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज होता था। तकरीबन आप मान के चलो 15, 16, 18 क्वेश्चन तक जो है आते थे पहले। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। लास्ट ईयर जो है आप 9 क्वेश्चन देखने को मिले हमें, 8 से 9 क्वेश्चन। इस बार जो है टोटल 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगली बार इससे भी कम होंगे या फिर बढ़ नहीं सकते हैं। हमें जो है उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंस जो है देनी है पॉलिटी को जितना हम पहले देते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्स आपका सेम है। जितने भी क्वेश्चन है 6 के 6 क्वेश्चन आपको जो है पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत में जो ना मिले। तो स्टैंडर्ड सोर्स आप मान के चलो 6 के 6 क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत के जो है सीधा सीधा आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल। बिल्कुल सही बात है, 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द सेंट्रल सब्जेक्ट व डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है दोस्तों। यहाँ पे सेंट्रल जो सब्जेक्ट है ना, इसको डिवाइड नहीं किया था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था। ठीक है, किस किस में प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, रिजर्व में और आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट में। आपने डायरकी का नाम सुना होगा, 1919 का जो आपका एक्ट था उसके अंदर जो है डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये वही है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट के अंदर जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब जिन जिन ऑप्शन में दूसरा स्टेटमेंट है उसको काट दो आप, यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है आपका 1 और 3। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक में से ढूंढने जाओगे तो प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, पूरा का पूरा आप यहाँ पे देखो, सब कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, क्या हमने इस चीज को पढ़ाया था अपने कोर्सेज के अंदर? बिल्कुल, स्टडी फंडा के नोट्स में जो है डायरेक्टली हमने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। एक चीज और है स्टडी फंडा के नोट्स की अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे आपको अर्लियर जो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं वो भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर यूनिटरी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो आगे 2 उसमें जो है डिवाइड हुए थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट और आपका रिजर्व सब्जेक्ट। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये वो आपका पहला क्वेश्चन जो आया था आपका। अब इस क्वेश्चन को जो है कई लोग जो है हिस्ट्री के अंदर काउंट कर रहे हैं, बट पॉलिटी में आप इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है बाय द वे। जितने लोगों के पास ये बुक है आप इसको जो है परचेज भी कर सकते हो। ये बुक मार्केट में अब जो है लेटेस्ट 8th एडिशन के अंदर आ चुकी है। ऐसे करके इसका एडिशन आया, ब्लू से कलर की बुक आई है। तो जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किए तो आप लेटेस्ट 8वां एडिशन ही इसका परचेज करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपकी फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती है, वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाती है। अब मुझे ऐसा फील होता है कि इन चारों स्टेटमेंट में कोई कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको चारों की चारों याद होगी, नहीं तो अगर आपको 1, 2, 3 भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या पूछा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके ऊपर जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अलग अलग चीजें जो है अलग अलग एक्ट के दौरान जो है पास की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये क्वेश्चन भी जो है कई सारे लोग हिस्ट्री में इसको काउंट कर रहे हैं, मैंने भी किया था जब हम ओवरऑल क्वेश्चंस को देख रहे थे, बट ये जो है पॉलिटी में आप इसको इजिली जो है काउंट कर सकते हो। एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्टली आप इस बुक में जाओ, अलग अलग जगह पे अलग अलग ये जो है आपके एक्ट्स दिए होंगे, उसी में जो है आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम ही टॉपिक से थे। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला ऐसे, ये वाला एक्ट है आपका सेम, आगे आने वाले टाइम पे ये वाले एक्ट था 1919 हो गया, 1935, 1909, उससे पहले वाले एक्ट्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, तो एक ही टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहां से दोनों क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, हमारे नोट्स में क्या हमने कवर किया था, बिल्कुल कवर किया था, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। पिट्स इंडिया एक्ट, इट एस्टेब्लिश्ड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, देखो यहाँ पे बोर्ड सेटअप दिस वन, यानी कि ए का जो है आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ठीक है, देखो टर्मिनेशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द इंडियन ट्रेड। कौन सा है, 13, सॉरी, बी का 4, ए का 3, बी का 4, देखो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833
अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाया है ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन रिमूव्ड इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर सर्विसेज, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन इंडियन के अगेंस्ट होता था, यानी कि उनको एग्जाम देने नहीं दिया जाता, तो वो एग्जाम उनके लिए बेसिकली ओपन कर दिया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कोल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। ठीक है, तो यही आपका एनलार्जमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो सारे स्टेटमेंट को मैच कर लोगे, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। चारों के चारों ही जो स्टेटमेंट आपको स्टडी फंडा नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा स्मार्टली जो है प्ले किया है। अब जो बच्चा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, काफी बार ऐसा होता होगा आपको कि आपको क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा तो आपका इंट्यूशन आता होगा कि यार इसका ना बी आंसर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और बी आंसर उसका सही भी है, बट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा तो नहीं यार इतना इजी क्वेश्चन थोड़ा ना यूपीएससी देगा, इसका आंसर बी कैसे हो सकता है, मे भी हो सकता है यूपीएससी जानबूझ के कंफ्यूज करना चाह रहा हो, कुछ और आंसर हो इसका, मैं को सोच विचार कर लेता हूँ। तो जानबूझ के जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, टाइम भी वेस्ट करते हो और आंसर भी गलत करके आते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट कैप्चर्स द चेंजेस मेड इन आर्टिकल 74 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यानी कि इनमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल 74 का जो पार्ट 1 है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। ठीक है, executive power of the union shall be vested with the president of India. The prime minister has duty to brief the president about decision of the council of the ministers. The president shall exercise his or her function on the advice of the council of minister headed by the prime minister. The president shall have the right to summon or prorogue the houses of the parliament. अब एक बच्चे से आज मैं मिला, बेसिकली ऑफिस में आया था बच्चा, तो कहता कि सर मुझे तो चारों स्टेटमेंट सही लगी, तो मुझे लगा ये स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है जिसका इससे कोई लेना देना ना हो, क्योंकि ऊपर वाली तो ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलती जुलती है। तो मैंने डी आंसर इसका लगाया। मगर भाई क्वेश्चन तो आप पढ़ते, खुद ही बोला फिर सर मैंने क्वेश्चन ना ध्यान से नहीं पढ़ा, मुझे लगा पता नहीं क्या पूछ रहा है, तो शायद डी आंसर में लगा के आया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपको वो आएगा सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट शेल एक्सरसाइज हिज हर फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये जो है स्टडी फंडा के नोट्स अगेन लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, बट मैं अपने नोट्स का यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्रेसिडेंट हैज एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये नॉर्मल था आपका। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हैज मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये है। तो इस अमेंडमेंट के बाद जो है इसका ऑप्शन जो है आप जो डिसीजन था वो मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर के और जो काउंसिल है उसके जो भी उनका सजेशन होगा वो आपको मानना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो यही है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है बेसिकली, जैसे घरों के अंदर जो आपकी माताएं होती हैं वो आप बोल सकते हो कि घर के सीएजी हैं। ठीक है, पापा जी सैलरी ला के देंगे मदर को। ठीक है, तो मदर जो है सारा खर्चा करती है, पूरा हिसाब रखती है कि भाई इतना पैसा इस चीज में गया, इतना घर राशन में गया, इसमें ऐसा गया वैसा गया। ठीक है, तो वैसे ही जो है इंडिया में सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका काम क्या होता है, ये जो जितने भी स्टेट एक्सपेंडिचर होते हैं, स्टेट में कंट्री भी आती है आपकी, बाय द वे आप कभी कहने लग जाओ कि सर इंडिया कौन सी कंट्री है। ठीक है, वो स्टेट की डेफिनेशन जाके पढ़ना एक बार। ठीक है, तो स्टेट जो भी खर्चा कर रहा है, यानी कंट्री में जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारा जो है उसको ऑडिट किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। ठीक है, इंडिया में एक और फंक्शन होता है सीएजी का, वो होता है आपका कंट्रोल करना मनी को, बट वो इंडिया में नहीं होता है। ठीक है, नाम तो है इनका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पर कंट्रोल ये कुछ नहीं करते। ठीक है, ऑडिट का काम है इनका सिर्फ। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, ही कंट्रोल्स द इशू एंड रिसिप्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कंट्रोल नहीं करते, तो यहीं पे कैच है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी आपका। सेकंड वाले ऑप्शन सारे हटा दो, एक ही आंसर बचता है सी ऑप्शन। अब बात आती है कि कौन कंट्रोल करता है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो, और जो बिल्स वगैरह जो पास होते हैं वो जो है आपका पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही जो है पास होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट उसके ऊपर डिस्कशन करेगा, फिर एसेंट वगैरह मिल जाता है, हो जाता है। ठीक है, ही ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल द बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज। ठीक है, यानी कि उन मिनिस्ट्रीज उन बॉडीज को भी जो है ऑडिट करता है जो गवर्नमेंट से पैसा लेती हैं। बिल्कुल सही बात है, आपकी पीएसयू होगी उनका भी ऑडिट करता है। ठीक है, आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होगी उनका भी ऑडिट करता है, सबका ऑडिट करता है सीएजी। तो ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये जो है सेम आपको मिल जाएगा, सीएजी ऑडिट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम consolidated fund of India in each state, consolidated fund of each state
ऑल डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर इन द स्टेट, तो ये सारे ही आ गए आपके इसमें, तो कंट्रोल वाला ऑप्शन कहीं है नहीं, तो यही आंसर आपका हो जाएगा कि इसको कट कर दो, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी आपकी, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका मैच द लिस्ट वाला आ गया। लिस्ट 1 विद द लिस्ट 3 सेकंड एंड द क्वेश्चन में 30 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नेम ऑफ कमिटीज, यहाँ पे जो है अलग अलग आपकी पंचायती राज की कमेटी लिखी हुई है, उन्होंने क्या क्या की रिकमेंडेशंस दी हैं वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे 4 कमेटीज है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। अब इनमें ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, पहले आई उसने कुछ बोला, फिर दूसरी आई बोला नहीं नहीं पहले वाले ने सही नहीं किया, दूसरा आएगा, इस तरीके से है। थोड़ा सा मैं कहूंगा ये क्वेश्चन टफ साइड पे थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ साइड पे, बट इजिली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये आप जो है इनका मैच द फॉलोइंग जब आप मिला के देखोगे तो आपको जो इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो जीवीके राव जो कमेटी, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जीवीके राव कमेटी, यानी सी का होगा 2 आपका, सी का 2 या तो ए आंसर होगा या आपका सी आंसर होगा। ठीक है, अब यहीं से मुझे पता चल गया कि बी का 3 ऑप्शन है, तो बी का मैं 3 लगा दूंगा। बी का 3 आपका ये होगा क्रिएशन ऑफ जिला परिषद एंड मंडल पंचायत, यानी कि अशोक मेहता कमेटी ने बोला ये बात। ठीक है, यानी कि 2 टियर ऑफ पंचायत है, यहाँ पे 2 ही है ना, जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इन्होंने जो है 3 टियर के लिए बोला था, क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत एंड ग्राम पंचायत, तो ये ए का 4 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके, तो ये भी आपका स्टडी फंडा नोट से आया हुआ है। लास्ट वाला क्वेश्चन ड्यूटी ऑफ सीएजी भी आपका नोट से आया हुआ है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए कितने हो गए, 27वां क्वेश्चन 1, 26वां 2, 28वां 3, 29वां 4, 30वां 5, 6 क्वेश्चन टोटल है। एक क्वेश्चन बचता है, क्या वो आया है हमारे नोट से, वो भी देखते हैं। उससे जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट इज इंडिया आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक चीज आप समझ लीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना आपके, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सिंपल सी चीज, यानी कि इन्होंने जो भी कोई स्टेटमेंट दी है या इन्होंने कोई डिसीजन दी है, उसको फॉलो करके जो है लोअर जो कोर्ट है वो उनको मान के कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लॉ लगा लो या डिसीजन पास किया है, तो ये जो है सेम हम आपके सिनेरियो में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, उल्टा दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को जो है इंप्लीमेंट कर सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और अब आगे ऑल्दो ये सुप्रीम कोर्ट का डाला है मैंने, लेकिन हाई कोर्ट और जो आपकी नीचे वाली जो कोर्ट है उनके अंदर भी आप देखोगे तो ये सेम चीज आपको मिल जाएगी। यानी कि 6 क्वेश्चन है आपके पॉलिटी में, 6 के 6 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर करें। ठीक है, अब बात आती है कि आगे किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो नेक्स्ट आपके जितने भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 2026 के जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, मेरे आपसे सिर्फ 2 सजेशन है। पहला सजेशन तो ये है, जितना भी आपको सिलेबस कवर करना है भाई, अभी का एग्जाम आपने देख लिया, बहुत जो है टफ एग्जाम आया था, और बिलीव मी 2023 के बाद ये लेवल जो है ना वो बढ़ता हुआ जा रहा है। उसका रीजन मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो वो ये था 2022 के टाइम पे और 23 के टाइम पे ना आपकी कट ऑफ जो है पेपर 1 की 135 गई थी, यानी कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें जो लास्ट जो सिलेक्टेड बच्चा था ना उसके 135 नंबर थे, यानी टॉपर बच्चों किसी के 180 नंबर आ रहे हैं, किसी के 170 75। तो यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाए। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन कि यूपीएससी ने अब जो है पेपर मुश्किल बनाना शुरू कर दिया है, ऊट पटांग पेपर आपका आने लग गया है। कल का पेपर जो हुआ था, जो भी था कल परसों का, मुझे तो जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, जेन्युइनली टफ भी था पेपर, और सच में कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब जो बच्चों ने पढ़ा है उसमें आप टफ क्वेश्चन बना दो, फैक्चुअल क्वेश्चन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, रैंडमली पता ही नहीं कहाँ से क्या ही पूछ दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, एक पहली चीज अच्छे से जो है पढ़ाई करो, ये मान के चलो अगले साल भी पेपर जो है सेम लेवल का आएगा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। दूसरी चीज, अभी से लगो दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम। एग्जाम जस्ट आपका हुआ है, पूरे माइंडसेट में आप हो, अच्छी आपने पढ़ाई करी है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा अगर इनकेस एग्जाम, तो अगले साल के लिए अभी से प्रिपेयर करो, पूरा साल है आपके पास, अच्छे तरीके से जो है तैयारी करो। ठीक है, उसी लाइन में अगर आप स्टडी फंडा से जुड़ना चाहते हो तो स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा ऑफलाइन बैच जो है स्टार्ट हो रहा है आपका 17 अगस्त से, फर्स्ट ऑफलाइन बैच होगा, ये फाउंडेशन बैच 1 है हमारा, 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। फीस जो है 65,000 है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस बैच के रिगार्डिंग, सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, पूरी लाइव क्लासेस, पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, करंट अफेयर,
उसके बाद आपके सरप्राइज टेस्ट, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ऑफिसर से मिलना, कम्युनिकेशन करना, अलग अलग लोगों से बात करना, ठीक है। हर एक चीज जो इस बैच के अंदर इंक्लूडेड रहेगी। ये वाला बैच जो ऑफलाइन है, इसकी क्लासेस जो है आपकी पटेल नगर न्यू दिल्ली के अंदर होती है। मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में हमारा ऑफिस है, यहीं पे आपको क्लासरूम ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप दिल्ली नहीं आ सकते हो बट प्रिपरेशन करना चाहते हो सीएपीएफ की, आप चूज कर सकते हो स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच फॉर द ऑनलाइन, राइट। तो ऑनलाइन बैच है आपका, इसकी फीस जो है 17,000 है, बट आज 5 अगस्त को जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 अगस्त तक जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा, इसकी जो फीस है आपकी सिर्फ और सिर्फ 14,999 होगी। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, क्या कूपन कोड है आपका CAPF 2026, ये कूपन कोड अप्लाई करो। 2000 का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। सारी चीजें जो है इस कोर्स के अंदर करवाई जाएंगी। आपकी रिकॉर्डेड क्लास है पेपर 1 की, पेपर 2 की जो है आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी और साथ में रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी पेपर 2 की, पीपीटी नोट्स वगैरह हर एक चीज के अंदर इंक्लूडेड है। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ये लिखा हुआ है 8743905050, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइव पढ़ना चाहते हैं बट दिल्ली नहीं आ सकते, तो आपके लिए भी हमने एक ऑनलाइन हाइब्रिड बैच रखा है, यानी कि जो क्लास स्टडी फंडा की ऑफलाइन में लाइव चलेगी वो सेम जो है लाइव स्ट्रीम हम करेंगे। आप घर से बैठ के जो इस क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोर्स है ये भी सेम जो है आपका 17 अगस्त से जो है स्टार्ट हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन भी जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। पूरा साल है आपके पास पढ़ने के लिए। बिलीव मी, टाइम इज समथिंग जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक है। आप देखो एग्जाम आपका परसों परले दिन था, 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आई नो आपको लग रहा होगा कि अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन धीरे धीरे टाइम जो है बहुत जल्दी निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे से 2026 के लिए प्रिपरेशन करिए। कोई भी आपका डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको ऑफलाइन में मिलने आना है तो स्टडी फंडा का ऑफिस सातों दिन सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक सबके लिए ओपन है। आप कभी भी आइए, कोई भी क्वेरी लेके हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद। और बताइए नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए आपको। बाय बाय।